हेलो गाइज, केम छो मज़े में। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ये कमेंट किया है कि सर आप बहुत स्पीड से पढ़ाते हो, तो अपनी स्पीड को स्लो रखो। तो मैं आज पूरी स्लोनेस में पढ़ाने वाला हूँ। जिस किसी को भी लगेगा कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो वो यूट्यूब पर जा कर के, मतलब सेटिंग में जा कर के यूट्यूब की, वो *2 की स्पीड में देख सकता है या फिर 1.5 की स्पीड में देख सकता है। तो मैं आज अपने पूरे स्लोनेस में पढ़ाने वाला हूँ और बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। इसी के साथ साथ आप में से ही काफ़ी सारों के कमेंट आ रखे हैं कि सर आप ऑनलाइन पढ़ाते हो या फिर ऑफलाइन पढ़ाते हो, आप कितनी यूनिट कवर कराने वाले हो, CSIR नेट लाइफ साइंस का फॉर्म कब आएंगे, एग्ज़ाम कब होगा, कितने दिनों में हम CSIR के लिए प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, बुक कौन कौन सी है। तो ये काफ़ी सारे कमेंट्स आपके आ रखे हैं। तो गाइज, इन सब कमेंट्स को सॉल्व करने के लिए, इन सब क्वेरी को, इन सब डाउट को सॉल्व करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ने वाला हूँ 15 जनवरी से। दिन रहेगा संडे, टाइमिंग रहेगी 2 PM। ये हमारी क्लास होने वाली है। जितने भी आपके CSIR नेट लाइफ साइंस से रिलेटेड डाउट हैं वे सभी आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उनके आपको जवाब दूंगा। अगर कोई नया है जो मेरे कांटेक्ट में नहीं है तो मुझे वो व्हाट्सअप कर सकता है, मैं उसको लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो अगर आप पहली बार देख रहे हो। इसी के साथ साथ मैं एजुकेटर को देख रहा हूँ कि वे अलग अलग प्लेटफॉर्म से बच्चों को थोड़ा डरा रहे हैं। डरा ये रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो पहले से बहुत हार्ड होने वाला है या फिर बहुत डेप्थ में जाकर पूछा जाएगा। तो गाइज, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। जो पैटर्न है, हाँ, धीरे 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 धीरे, क्योंकि देखो डिस्कवरी होती रहती है। जिस प्रकार से इवोल्यूशन होता आ रहा है, जिस प्रकार से विकास होता आ रहा है, तो एग्जाम में थोड़ा बहुत तो पैटर्न आपको चेंज मिलेगा। पैटर्न क्या, थोड़ा एडवांस में मिलेगा जो नई डिस्कवरी हुई है। तो उसके लिए ज़रूरत है हमें लेटेस्ट स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने की, ना कि डराने की या फिर डरने की। ठीक है, तो आप गाइज बेफिक्र रहिए, क्योंकि मैं आपको लेटेस्ट या फिर आपकी जो स्टैंडर्ड बुक है उनसे पढ़ा रहा हूँ। आपकी स्पेसिफिक बुक है जिनसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और गाइज उन्हीं में से आपका CSIR नेट लाइफ साइंस में पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले लेक्चर 2 हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने वे लेक्चर नहीं देखे तो पहले एक बार उनको जा कर के देख लो। और आज के इस लेक्चर में आपका CSIR नेट लाइफ साइंस के अंदर एक 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है और एक आपका 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि जो पैटर्न चला आ रहा है और जिस हिसाब से पिछले जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं उनके हिसाब से मैं समझता हूँ कि इस बार केमिकल बॉन्डिंग से ज़रूर आना है। और केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं आज, जितने भी थियोरी हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वे सब क्लियर होने वाले हैं। तो ये आज लेक्चर थोड़ा लंबा चलने वाला है। हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आए, क्योंकि अगर आप बायोकेमिस्ट्री पहली बार पढ़ रहे हो तो उनके लिए मैं मानता हूँ कि आप मेरे जैसे हो। और जब मैंने बायोकेमिस्ट्री पहली बार पढ़ी थी तो मेरी समझ में भी नहीं आया था। बट आपकी समझ में एक बार ना आए तो आप इसको 2 बार देखना, 2 बार ना आए तो आप इसको 3 बार देखना। बट यहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं रिलेटेड टू केमिकल बॉन्डिंग। अगर आपके समझ में कुछ ना आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं इंस्टेंट उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं। कल की क्लास में हमने देखा था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हमने सब कुछ देखा था। बट एक आज रिवीजन के तौर पर ले लेते हैं कि एटम जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट होता है हमारा किसी भी सब्सटेंस या फिर मॉलिक्यूल का। ठीक है, अब इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो इसके बीच में, यानी कि इसके कोर में पाया जाता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपके 2 चीज़ होते हैं, एक होता है आपका प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। जो आपका प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है, जबकि जो आपका न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल चार्ज रखता है, यानी कि आपका कोई सा भी चार्ज नहीं रखता है। और इस न्यूक्लियस के जो चारों ओर आप ये राउंड सर्कल देख रहे हो, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिंग। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस पर जो चार्ज होता है वो चार्ज आपका निगेटिव होता है। आप याद रखना
कल की क्लास में हमने आइसोटोप, आइसोटोनिक एंड आइसोबार को भी समझा था। ठीक है, तो अब थोड़ा आगे चलते हैं और देख लेते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको बोला था कि आपको बताना है कमेंट में कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है, इन पर चार्ज कितना होता है। तो काफ़ी सारे बच्चों ने सही जवाब दिए। ठीक है, तो आज एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर चार्ज निगेटिव होता है। ठीक है, जबकि जो प्रोटॉन होता है उस पर चार्ज आपका पॉजिटिव होता है, जबकि न्यूट्रॉन पे आपका कोई चार्ज नहीं होता, जिसके कारण ये न्यूट्रल कहलाता है। ठीक है, इसके बाद जो मास होता है, मास आपको याद रखना है कि जो प्रोटॉन होता है उसका मास जो होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 kg। ठीक है, ये आपका kg में है। जबकि जो इसी प्रकार से न्यूट्रॉन होता है उसका मान भी नियर बाई सेम होता है। ठीक है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेयर में जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो बहुत ज़्यादा ना के बराबर यानी कि नगण्य होता है। हम इसको इस बात से समझ सकते हैं कि एक प्रोटॉन को अगर हम ले या फिर एक न्यूट्रॉन को हम ले तो उसके लगभग 1840 इलेक्ट्रॉन उसमें समा सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक प्रोटॉन में हम 1840 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। यानी कि कोई भी प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना बड़ा होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को नगण्य मान लेते हैं, यानी कि उसका मास हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। अब इसका तो आपको चार्ज याद रखना है। ठीक है, चार्ज याद रखना है क्योंकि चार्ज कभी कभी आपसे 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। अगर CSIR नेट लाइफ साइंस में नहीं पूछा जाता तो गेट में पूछ लिया जाता है, क्योंकि अब गेट का थोड़ा जो पैटर्न है वो बेसिक की तरफ जा रहा है। आपसे या तो पूछेगा वो बहुत ज़्यादा हाई में या फिर आपसे पूछेगा वो बहुत ज़्यादा लो में। तो आपको ये इस पर चार्ज याद रखना है। याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो माइनस के 1.60 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। ठीक है, जो चार्ज की यूनिट है वो कूलाम है, जबकि जो मास की यूनिट है वो किलोग्राम है। आपको ये बात भी याद रखनी है। ठीक है, इसी प्रकार जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव में आ जाता है आपका, और जो उस पर चार्ज होता है 1.60 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। जबकि जो आपका मास होता है, मास आपका प्रोटॉन पर 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। अगर हम इसको ग्राम में बदलेंगे तो हम इसको बोल सकते हैं कि 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 24, याद रखना 24 ग्राम। ठीक है, यानी कि इसमें से 3 जीरो हम रिड्यूस कर देंगे तो हमारा 27 माइनस 3 आपका 24 बच जाता है। तो आपका चार्ज भी याद रखना है आपको, और आपको मास भी याद रखना है। आई होप गाइज आपको इस समझ में आया होगा। तो अब थोड़े आगे बढ़ते हैं। इनको एटम का फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप ये बात याद रख सकते हो। अब हमने ऊपर देखा, जो पिछली स्लाइड थी उसमें देखा कि जो हमारा मास था, मास का कोई मान आ रहा था, मगर जो उसकी यूनिट है वो तो हमने केजी में देख ली थी, बट उसकी भी एक यूनिट होती है। तो जो मास की यूनिट होती है उसको AMU बोला जाता है, या फिर एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता है, या फिर हम उसको डाल्टन भी बोल सकते हैं, या फिर उसको ग्राम बाई मोल से भी जान सकते हैं, या फिर 1 हाइड्रोजन भी उसको बोल सकते हैं। तो ये चारों टर्म हम यूज करते हैं। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ वो आपको आगे समझ में आएगा। अब देखो एक एग्जाम्पल है, सबको पता है कार्बन का जो मास होता है वो कितना होता है आपका 12, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 12 AMU। तो ये इसकी यूनिट हो गई मास की। या फिर हम इसको लिख सकते हैं मास ऑफ 1 प्रोटॉन। ठीक है, मास ऑफ AMU, एक AMU बराबर कितना होगा आपका, एक AMU बराबर होता है 1 प्रोटॉन। ठीक है, या फिर 1 आपका न्यूट्रॉन। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक AMU बराबर आपका मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। मुझे पता है गाइज आपके समझ में कुछ नहीं आ रहा, बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेस कॉन्सेप्ट है। अगर आपकी समझ में ये आ गया तो आगे बहुत इजी है। ठीक है, वो सब आप, ये थोड़ा ऐसा है कि ये याद रखने वाली चीज़ है, मेमोरियल थिंग्स है। याद रखना कि या तो हम कह सकते हैं 1 AMU, या फिर 1 डाल्टन, या फिर 1 ग्राम बाई
मोल या फिर 1 हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपको केवल ये याद रखना है। और एक हाइड्रोजन का जो मान होता है वो 1.67 इंटू 10 की पावर 24 ग्राम होता है। ठीक है, तो आपको ये मान नहीं भूलना है। अब मैंने ये मान पिछला क्यों बताया है, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, गेट में भी आता है आपका और CSIR नेट में भी आता है। मैं आपको सभी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो आपका केमिकल बॉन्डिंग से आए हुए हैं, यानी कि वे जो 2010 के बाद जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं मैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूँ। और इस लेक्चर को देखने के बाद उन क्वेश्चन को आप ही करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ही करने हैं, बट इस लेक्चर को आपको समझना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने देख लिया एटम, अब चलते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होता है कि जब एटम, काफ़ी सारे एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। वे एटम हमारे डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, और उनके कॉम्बिनेशन से हमारा कोई भी मॉलिक्यूल बनता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है आपका वाटर। ठीक है, H2O, इसमें आपको एक एलिमेंट या फिर एक एटम आपको ऑक्सीजन का दिख रहा होगा और 2 एटम या फिर एलिमेंट आपको हाइड्रोजन के दिख रहे होंगे। यानी कि वाटर कब बनता है, जब आपके 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलता है। हो सकता है कि आपको ये बात पता हो, बट मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ और बहुत बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हो। यानी कि मॉलिक्यूल किनको बोला गया है कि कोई भी दो एटम वे डिफरेंट भी हो सकते हैं और वे सेम भी हो सकते हैं, मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कि O2, N2 या फिर NO या फिर आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन। तो आपके कोई भी 2 या फिर 2 से अधिक एटम मिल करके वे मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं कि व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। ए मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ एटम जॉइंड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। यानी कि जो आपका मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, उस पर मतलब कि आपका कोई भी चार्ज नहीं होता। इसके कहने का मतलब ये होता है। ठीक है, जैसे कि आपका ऑक्सीजन हो सकता है O2, मेथेन हो सकता है CH4, कैफीन हो सकता है, DNA हो सकता है। बट DNA पे आप पार्सली निगेटिव चार्ज देखते हो ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, क्या होता है DNA में, कौन कौन से चार्ज होते हैं, कौन कौन से केमिकल बॉन्ड लगते हैं, हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, ए मॉलिक्यूल में कंसिस्ट ऑफ 2 एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और मैनी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो आप इसको भी याद रख सकते हो, वैसे मैंने आपको ये बता दिया है। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, जैसे आपका वाटर हो सकता है, आपका कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, मेथेन हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके सब हो सकते हैं। आई होप गाइज अभी तक आपको मॉलिक्यूल और एटम में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होने की। अब इसके बाद देख लेते हैं एक और कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, थोड़ा उसको समझते हैं पहले। कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये कोई एटम है और ये दूसरे एटम को अपनी ओर यानी कि पुल कर रहा है, खींच रहा है। ठीक है, तो इस पुलिंग पावर को ही हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किससे बोलते हैं कि आपको याद रखना है कि किसी भी एटम की वो टेंडेंसी या फिर वो पावर जिससे वो किसी दूसरे एटम को अपनी ओर आकर्षित कर सकता हो, तो उस टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। मैं आपको कोई हार्ड डेफिनेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं जो एक लैंग्वेज होती है सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको उसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, कहीं आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, लेकिन जो इसका वर्क है वो वर्क इम्पोर्टेंट है और वही आपसे पूछा जाता है। तो देख लेते हैं, द पाउलिंग स्केल इज द मोस्ट कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इज assign a value of 4 and value range down to cesium and francium which are the least electronegative at 0.7। ठीक है, तो अलग अलग एलिमेंट होते हैं जिनकी अलग अलग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स आपका वह है फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपकी 4 होती है
बट बायोलॉजिकल सिस्टम में इसका कोई रोल इतना नहीं आता, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है। ये नेचर में पाया जाता है और नेचर में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन की होती है, जबकि बायोलॉजी सिस्टम में आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ऑक्सीजन की बायोलॉजिकल सिस्टम में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, आप इस बात को याद रख सकते हो। तो इनकी ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मैंने इनका रिलेटिव वैल्यू रखी है, यानी कि आप ये आपके याद करने के लिए, क्योंकि बायोलॉजी में हमसे एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं पूछा जाता, बट आप इसको याद रख सकते हो ऐसे कि फ़ोन है, फ़ोन CH, एक इसका जो न्यूमोनिक बन रहा है वो फ़ोन CH का बनना है, आप इससे याद रख सकते हो। यानी कि 4, 4.0, 3.5, 3, फिर 2.5, 2.1, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है, ठीक है। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, आपको ये याद रखना है। और अगर आप इसको भी बताओगे तो ये कहीं आपकी गलत नहीं होने वाली है। याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि जब हम पीरियड आपके ये नीचे को जब आते हैं तो ये पीरियड कहलाते हैं, और ये आपको जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तब आपके ग्रुप होते हैं किसी भी पेरियोडिक टेबल में। तो जब पेरियोडिक टेबल में हम टॉप टू डाउन जाते हैं, याद रखना टॉप टू डाउन जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी घटती है, ठीक है। और जब हम पेरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं थोड़ा सा और इसको। अब याद रखना मैंने आपको बताया कि ये आपके पीरियड है, ठीक है, और ये आपके ग्रुप हैं। तो जब हम किसी भी पेरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी किसकी होती है? फ्रांसियम की, ठीक है, FR, ये यहाँ पर आ रहा है। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी किसकी होती है? फ्लोरीन की। नियोन की क्यों नहीं होती? क्योंकि ये एक इनर्ट गैस है, ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि इनर्ट एलिमेंट है जो जिसमें ऑक्टेट रूल पूरा हो जाता है, यानी कि इसे किसी भी शेयरिंग की या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या होता है ये सब चीज़ हम आगे बात करेंगे। तो इस पेरियोडिक टेबल में आपको जो इस कलर के दिख रहे होंगे उनको मेटल्स बोला जाता है, इस कलर के आपके मेटलॉइड बोले जाते हैं, और इस कलर के आपके नॉन मेटलॉइड बोले जाते हैं, ठीक है। अगर मैं कलर बोलता तो हो सकता है कि आप कलर में थोड़ा आपके हिसाब से, क्योंकि लड़कियों के हिसाब से कलर में एक ही कलर में कम से कम भी 20 कलर गिनवा देती हैं, तो इसलिए मैंने कलर का ये नाम यहाँ पर नहीं लिया। तो मुझसे ज़्यादा कलर के बारे में आपको पता है, इसलिए कलर का नाम मैंने यहाँ पर नहीं लिया है, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हो। याद क्या, इसको पूरे आपको टेबल को रटना नहीं है, कोई हम 12th नहीं है या फिर हम किसी चीज़ का हमें रिटर्न एग्जाम नहीं देना, केवल आप इतना याद रख सकते हो। और एक बात और जो मैंने आपसे पिछले लेक्चर में बताई थी कि जो आपके मोस्ट एलिमेंट है जो हमारे शरीर को बनाते हैं वे आपके 6 होते हैं। कौन कौन से? चॉन्स मैंने आपको बताया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस और सल्फर, ये पीरियड नंबर 1, 2, 3 में पाए जाते हैं और छोटे होते हैं। मैंने इनका आपको रीज़न भी बताया था कि यही क्यों पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, और यही हमारे शरीर का 96 to 99% भाग बनाते हैं। तो आप एक बार देख सकते हो पिछली वीडियो, ठीक है। तो आप इस बात को भी याद रखना। अब इसके बाद आता है हमारा मेन कोर टॉपिक, जिसमें हम कहते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ कि किसी भी एटम को केमिकल बॉन्डिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों उन्होंने बॉन्ड बनाए, क्यों उन्होंने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया, क्यों उन्होंने शेयरिंग करी, क्यों उन्होंने एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन किया, तो उस सब बात का जवाब यहाँ पर है आपका, ठीक है। तो द बेसिक आंसर इज दैट एटम आर ट्राइंग टू रीच द मोस्ट स्टेबल, यानी कि लोएस्ट एनर्जी स्टेट दैट दे कैन। मतलब कि जो एटम है वो हमेशा ये सोचता है कि मैं अपनी सबसे मिनिमम जो एनर्जी है उसमें रहूं, ठीक है। यानी कि आप कब शांत रहते हो? जब आपके अंदर एनर्जी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट
किसी भी एटम पे अप्लाई होता है कि वो एटम शांत कब रहता है, एक जगह स्थिर कब रहता है, जब उसके अंदर लोएस्ट एनर्जी हो। ठीक है, तो कोई भी एटम शेयरिंग या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जब करता है जब वो अपनी लोएस्ट एनर्जी में जाना चाहता हो। ठीक है, और हर एटम अपनी लोएस्ट एनर्जी में जाना चाहता है। मैनी एटम बिकम स्टेबल व्हेन देयर वैलेंस शेल इज फील्ड विद द इलेक्ट्रॉन और व्हेन दे सेटिस्फाई द ऑक्टेट रूल। अब ये ऑक्टेट रूल क्या होता है? ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल, ये आपने अपनी जो बेसिक क्लास है उसमें पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में जो उसकी क्लास होती है उसमें या तो वो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा 288, ठीक है, ऑक्टेट रूल का। कोई बात नहीं, अभी अगर आपके समझ में नहीं आ रहा थोड़ा आगे देखेंगे हम। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आपका एटम होता है वो अपनी ऑक्टेट या फिर डुप्लेट फॉर्म में जाना चाहता है, जिसकी वजह से अगर उसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ा तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करनी पड़ी तो वो शेयरिंग करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेना होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को लेगा। बट वो शांत तभी बैठेगा जब वो अपना ऑक्टेट या फिर डुप्लेट पूरा कर ले। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग के लिए एटम जो है अपना ऑक्टेट जब तक नहीं होता, ऑक्टेट जो अपनी नेचर है वो प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वो या तो शेयरिंग करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, पढ़ेंगे हम ऑक्टेट रूल क्या होता है अभी इस स्लाइड के बाद मैंने आपके लिए रखा है। If atom don't have this arrangement, they will want to reach it by gaining, losing और sharing electron by bond। यानी कि अगर वो अपना ऑक्टेट रूल को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन की गेनिंग कर सकता है, लूजिंग कर सकता है और शेयरिंग कर सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी लोएस्ट एनर्जी में जाने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो ये बात आप याद रखना। इसके बाद क्या आता है कि आपका ऑक्टेट रूल। एटम्स गेन, लूज एंड शेयर इलेक्ट्रॉन टू फिल देयर वैलेंस शेल विथ 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होता है वो समझो। ये होता है आपका न्यूक्लियस। मान लो ये कोई एटम है आपका, ठीक है, एटम 1। ये इसके बीच में आपको न्यूक्लियस चमक रहा है। इसके बाहर जो ये आपको सर्कल टाइप का दिख रहा है, इसका आपको इसको बोलते हैं आपके सेल। ठीक है, सेल में आपके सब सेल होते हैं, उसमें ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारी ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। उसकी जो उसमें जो हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो भरते हैं 2, 8, 8, 16, 32। ये आपने अपनी बेसिक क्लास में पढ़ा होगा, बट हमको गाइस इतने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं बता रहा हूँ इनफ है। ठीक है, तो आप इतने से ही मैं आपको काफ़ी कुछ बता रहा हूँ बायोकेमिस्ट्री में और बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेक्चर लंबा होने वाला है, आप इसको 2 बार 3 बार में करके देख सकते हैं। और मेरी जो स्पीड है वो बहुत स्लो है, यानी कि पढ़ाने की अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, क्योंकि मैं आपके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो हम यहाँ पर थे कि ये कोई भी एक एटम है, एटम के बीच में मैंने आपको बताया न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और आपके न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल होता है, और इसके चारों ओर आपके इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो कि नेगेटिव चार्ज रखता है। ठीक है, तो अब ये जो आपको राउंड राउंड चमक रहे होंगे इनको बोल देते हैं सेल। अब इन्हीं राउंड राउंड में आपके सेल के अंदर सब सेल पाए जाते हैं, फिर ऑर्बिटल पाए जाते हैं। आपको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब बाहरी समझो कि मान लो ये आपका कोई सा भी, अब हम इसमें गिन लेते हैं कि ये कौन सा आपका, गिनने की भी ज़रूरत नहीं है, हम इसको बाहर ही देख लेते हैं कि इसकी जो बाहर की कक्षा है, सबसे बाहर की जो सेल है इसकी, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसके पड़ोस में जो एलिमेंट है, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम है, उसमें देख लेते हैं। इसमें 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, यानी कि इसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें 7। तो अब ये क्या करेगा, इसको होना आपने लोएस्ट एनर्जी मानना है और इसको भी अपनी लोएस्ट एनर्जी मानना है। तो ये जो है ये जो एटम है अपने 1 इलेक्ट्रॉन को बोलेगा कि भाई तू चला जा,
तू चला जा, क्योंकि दूसरे वाले को ज़रूरत है या नहीं है ऐसा मतलब नहीं है, लेकिन इसे अपने लिए कुछ करना है और इस वाले एटम को अपने लिए कुछ करना है। तो ये कहेगा कि यार चल तू जो बी एटम है उसके पास चला जा, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा। जब जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा तो ये अपने स्टेबल फॉर्म में यानी कि लोएस्ट एनर्जी में आ जाएगा। इसका ऑक्टेट हो जाएगा पूरा, यानी कि इसमें जो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। आप गिन सकते हो जो इसके अंदर की सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं आपके, 2 2 4 2 6 2 8। बाहर का जो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो उसने डोनेट कर दिया अपने पड़ोसी को। अब पड़ोसी को थी ज़रूरत, जो बी है वो इसका पड़ोसी था, पड़ोसी को थी ज़रूरत क्योंकि उसके पास जो उसकी बाहरी कक्षा है उसमें केवल 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जैसे ही इसने ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, जैसे ही गेन किया, तो इसका ऑक्टेट भी पूरा। अब क्या हुआ, अब ये दोनों अपने लोएस्ट एनर्जी में यानी कि लोएस्ट एनर्जी में आने के बाद स्टेबल हो गए। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका ऑक्टेट रूल, यानी कि जो आपकी जो बाहर की कक्षा होती है उसमें या तो आपके दो इलेक्ट्रॉन हो जाए, या फिर आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या फिर आपके 16 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या फिर आपके 32 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तब जा कर के कोई भी एटम स्टेबल होता है यानी कि अपनी लोएस्ट फॉर्म में जाता है। और हर एटम, दुनिया का हर एटम अपनी लोएस्ट एनर्जी में जाना चाहता है, क्योंकि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, यानी कि यह एक स्वतः प्रोसेस होता है, इसमें किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। तो आप इस बात को ध्यान रखना। अब क्या होता है, ये तो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन था, अब एक आता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इसमें क्या है कि आपके 2 एटम है वही। अब शेयरिंग किस प्रकार से हो रही है कि मान लो एटम ए एटम बी या फिर एटम 1 एटम 2, इसकी जो सेल है बाहर की उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन है। आप गिन सकते हो, डिफरेंट कलर है, 2 4 6 एंड 7। सेम ऐसा एटम 2 के अंदर भी है, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 और 1 7। तो इन्होंने क्या काम किया, अब इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इन्होंने करने हैं 8 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर। तो अब ये क्या करेंगे, ये कहेंगे कि यार चलो हम शेयरिंग कर लेते हैं, यानी कि ये आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद ये क्या काम करेंगे, एक एक एटम से शेयरिंग कर लेंगे। यानी कि भाई चल एक एटम ज़रूरत पड़ेगी तो तू मेरा रख लेना और मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तेरा रख लूँगा। ठीक है, यानी कि इसके पास भी अब 8 हो जाएंगे और इसके पास भी 8 हो जाएंगे। म्यूचुअल इंट्रैक्शन होता है, यानी कि इसमें दोनों का फ़ायदा होने वाला है। हम इकोलॉजी में पढ़ेंगे डिफरेंट इंट्रैक्शन, उसमें हम म्यूचुअल इंट्रैक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे कि म्यूचुअल इंट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आई होप गाइज अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी ऐसा हार्डकोर आपको टॉपिक नहीं पढ़ाया है। ठीक है, बेसिक लेकर के चल रहा हूँ, बहुत बेसिक लेकर के चल रहा हूँ, लेकिन आप लेक्चर को बहुत लंबा खिंचवाने वाले हो, बट कोई नहीं, आप अगर एक बार में ना देख सको तो 2 बार में करके देख लेना। इसके बाद आपका आता है कि केमिकल बॉन्ड, जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, होल्ड मॉलिक्यूल टुगेदर आर क्रिएट टेम्पररी कनेक्शन दैट आर एसेंशियल टू लाइफ। ठीक है, तो याद रखना जो आपके केमिकल बॉन्डिंग है वो 2 जगह अप्लाई होती है। एक तो होती है आपकी एटम के बीच में, ठीक है, एटम एटम के बीच में, दूसरी आपकी होती है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है, तो आपको इस बात को नहीं भूलना। और जो आपके मॉलिक्यूल, पहले तो आपकी एटम एटम के बीच में केमिकल बॉन्डिंग होगी, फिर आपकी मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग होगी, और बे मॉलिक्यूल बन के ही हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। और जो केमिकल बॉन्डिंग होती हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर केमिकल बॉन्डिंग कर रहा है तो वो स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग करने के लिए किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम इसे ब्रेक करते हैं तो हमें इसको एनर्जी देनी पड़ती है। तो आप इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड इंक्लूडिंग कोवेलेंट, आयनिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड एंड लंदन डिस्पर्सन फोर्स। ठीक है, तो हम इन सब के बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे।
अब इसके बाद एक बात याद रखना कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट बना हुआ होता है वो CHO यानी कि केवल 3 एलिमेंट का ही बना हुआ होता है। ठीक है, आपको इसका फॉर्मूला भी पता होगा। ठीक है, आपके डिफरेंट टाइप के जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं हम चलेंगे जब हम पढ़ेंगे, बट अभी हम एक कोड देख लेते हैं कि किन किन एलिमेंट से मिलकर हमारे जो मैक्रोमोलिक्यूल हैं वे बने हुए होते हैं। जबकि आपके प्रोटीन के लिए चॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये 4 CHON ये तो आपके चाहिए होता है, जबकि फॉस्फेट तथा आपका सल्फर भी चाहिए होता है प्रोटीन के अंदर। इसी प्रकार जो आपका न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें आपके 5 इलेक्ट्रॉन की यानी कि 5 एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है। वे कौन कौन से हो सकते हैं? CHOPN, इसमें सल्फर नहीं पाया जाता। ठीक है, जबकि प्रोटीन में आपका सल्फर पाया जाता। इसके बाद वाटर आपको पता है कि 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है H2O। इसी के साथ याद रखना कि जो आपका लिपिड होता है उसमें भी आपकी केवल 3 ही एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बट उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन बहुत कम अमाउंट में होता है। ठीक है, तो आप इस बात को याद रख सकते हो। वे 3 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? तो जब हम लिपिड, मैं बताने को आपको अभी बता सकता हूँ, बट ये आपके लिए एक सरप्राइज है। तो जब हम लिपिड पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। ठीक है, हमारे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड लिपिड क्या है, लिपिड किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, और एक सबसे बड़ी बात कि लिपिड मॉलिक्यूल जो होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है कंपेयर टू अदर मैक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि अगर एक बात याद रखना कि अगर हम लिपिड को मॉलिक्यूल वेट के अनुसार हम प्लेस करने लगे, स्थान देने लगे, तो वो हमारा मॉलिक्यूल में आएगा, लेकिन हम उसे मैक्रो मॉलिक्यूल में गिनते हैं। तो ऐसा क्यों? इसका जवाब आपको लिपिड में मिलने वाला है। ठीक है, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर गाइज आपको थोड़ा बहुत भी चैनल अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, और समझ में आ रहा होगा और इस चैनल से कुछ समझने को मिलेगा, तो चैनल को लाइक ज़रूर करना है। पहले आप अगर नहीं किया तो पहले लाइक कर दो, क्योंकि बाद में आपका याद नहीं रहता, और आपके लाइक पे ही डिपेंड करता है कि मैं जो आपका नेक्स्ट लेक्चर है वो कितना अच्छा बने। ठीक है, कंटेंट में कितना अच्छा यानी कि मैं बेहतर बना सकूं, वो आपके लाइक देख करके ही मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपके लाइक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, आपके जितने भी फ्रेंड होंगे उनको शेयर आपको ज़रूर करना है, क्योंकि ये क्लासेस CSIR नेट लाइफ साइंस के लिए है, और आपके 1 by 1 सारे टॉपिक क्लियर होने वाले हैं। आपके CSIR नेट लाइफ साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, MCQ, PYQ मेरे द्वारा बनाए हुए भी मैं सब करवाने वाला हूँ। 8 से 9 यूनिट आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, हम टाइम पर फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो टाइमिंग की चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बस अपनी रेगुलरिटी बनाए रखिए। ठीक है, तो अब आपको एक डायग्राम चमक रहा होगा अपने सामने। इस डायग्राम को रट डाला, इस डायग्राम को समझ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ठीक है, यही है आपकी केमिकल बॉन्डिंग ओवरऑल। ठीक है, तो हमें इसको ही आगे पढ़ना है, इसको आपको रटना नहीं है। अभी मैंने रटने का नाम लिया था ना, रटना नहीं है, इसको समझना है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपके 4 नंबर CSIR नेट लाइफ साइंस में पक्के। ठीक है, क्योंकि इस बार केमिकल बॉन्डिंग से मैं लिख कर दे रहा हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग में से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आना है। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट पर आना है, जिस कॉन्सेप्ट याद रखना, मैं एक जैसा आपका मेटलिक बॉन्ड है तो मैं इसको 2-3 टाइप से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि अगर आपसे CSIR नेट लाइफ साइंस कहीं से भी घुमा करके मेटलिक में पूछ ले कि मेटलिक बॉन्ड किसको बोलते हैं या फिर मेटलिक बॉन्ड का क्या एग्जाम्पल है, तो आप परेशान ना हो और आप अपना सही से जो जवाब है वो दे करके आए। ठीक है, तो मैं एक बॉन्डिंग को लगभग 2-3 बार रिपीट करूँगा। पहली बार समझ में नहीं आने वाली, दूसरी बार में समझ में आएगी। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा वो बेसिक था, रियल वाली हमारी जो केमिकल बॉन्डिंग है वो अभी स्टार्ट होती है। तो टाइमिंग वैसे वीडियो लेंदी होने वाली है ये आज,
क्योंकि हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा तैयार हो जाए और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना बॉन्ड से। ये जेम्स बॉन्ड नहीं है, ठीक है, ये केमिकल बॉन्डिंग है। बट जिस प्रकार से उस मूवी के लिए जेम्स बॉन्ड एज ए हीरो था, इसी प्रकार से ये बॉन्ड्स इस मूवी का हीरो है। इसमें काफ़ी सारे विलन्स हैं, काफ़ी सारे हीरो हैं, ठीक है, काफ़ी सारे इसमें अच्छी अच्छी बातें हैं, तो वे सब हम पढ़ने वाले हैं। याद रखना, हम फ़न के साथ पढ़ेंगे। जो समझने वाली चीज़ थी वो हमने ली समझ, अब हमारा थोड़ा चलेगा फ़न। ठीक है, तो बॉन्ड दो प्रकार से हो सकते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक वीक बॉन्ड। वेरी ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मोस्टली जो काम करते हैं वे काम करते हैं एटम के ऊपर, जबकि जो हमारे वीक बॉन्ड होते हैं वे कहलाते हैं हमारे मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन, यानी कि मॉलिक्यूल पे लगते हैं। ठीक है, मोस्टली बॉन्ड हमारे वीक बॉन्ड जो होते हैं मॉलिक्यूल पर काम करते हैं, देखेंगे हम आगे। तो नंबर 1 जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आता है आपका मेटलिक बॉन्ड, नंबर 2 आपका आता है आयनिक बॉन्ड, नंबर 3 आपका आता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जो आपका मेटलिक बॉन्ड होता है वो मेटल एंड मेटल के बीच बनता है। ठीक है, यानी कि आप देखते होंगे कि लोहा जो चिपकता है आपके, जो लोहे में जो आपके एटम होते हैं तो उसमें मेटलिक बॉन्ड पाया जाता है, या फिर आपके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसमें भी आपका मेटलिक बॉन्ड काम करता है। यहाँ पर मैं केवल आपको समझा रहा हूँ, आगे बात करेंगे, डिटेल में बात करने वाले हैं, लेक्चर बहुत लंबा खींचने वाला है। ठीक है, तो मेटलिक बॉन्ड आपके मेटल टू मेटल लगता है। ठीक है, क्या होता है इसमें देखेंगे आगे। इसके बाद नंबर दूसरा हमारा आता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड आपका मेटल एंड नॉन मेटल के बीच लगता है, यानी कि एक को मेटल होना जरूरी है और दूसरे को नॉन मेटल होना जरूरी है। इस आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, या तो इलेक्ट्रॉन किसी एटम से गेन कर लिया जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन किसी एटम से डोनेट कर लिया जाता है, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। अब याद रखना कि जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है वो क्या होता है कि जो डोनर होता है उसको बोलते हैं कैटायन। इसको आप याद रख सकते हो, करोड़पति है। ठीक है, कैटायन करोड़पति है। मैंने अभी तक अपने कक्षा 10th से और अब तक इसको ऐसे ही याद रखा हुआ है कि ये करोड़पति है, तो ये डोनेट कर सकता है। इसका एग्जाम्पल है सोडियम। जो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। ठीक है, और जो इसका ऑक्टेट होता है, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इसे एक एलिमेंट डोनेट करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, आगे देखेंगे, डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, अभी जस्ट बेसिक पर चल रहे हैं। इसके बाद आपका आता है अनायन। अनायन यानी कि रिसीव करने वाला एक्सेप्टर। इसको A फॉर एक्सेप्टर, A फॉर अनायन। एग्जाम्पल इसका क्लोराइड। क्लोराइड का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका 17, यानी कि 17। उसके ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखना। इसके बाद नंबर 3 आता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि ये आपका नॉन मेटल टू नॉन मेटल काम करता है, और इसमें क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, आप किसी भी दूसरे अनादर लेक्चर वीडियो से देख लेना, किसी बुक में पढ़ लेना, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला आपको। अगर आप सोच रहे होंगे कि यार ये डिटेल में इनाम डिटेल में पढ़ना है, तो आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये ही बहुत है। बेसिक टू एडवांस चल रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि 4 बुक को पढ़ने के बाद, काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर देखने के बाद, और तो और जो मेरा 12th से लेकर अब तक था उनको सब देखने के बाद ये PDF समाप्त की गई है, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो CSIR से बाहर आ जाए। ठीक है, तो दोबारा चलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड पे। तो जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है वो नॉन मेटल टू नॉन मेटल में लगता है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये भी आपका 2 प्रकार का हो सकता है, एक तो होता है पोलर, दूसरा होता है नॉन पोलर।
तो पोलर, पोलर से आप क्या समझते हो कि मान लो कोई भी आप, जैसा आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी पर आपने देखा होगा ध्रुव का पोल, यानी कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट पोल, वेस्ट पोल। या पोल, पोल मतलब एक किनारा, एक किनारे को, एक किनारे का जो भाग रहता है वो सबसे ऊपर वाला, उसको बोलते हैं पोल। ठीक है, तो जो आपका पोलर होता है, याद रखना, जो आपका पोलर होता है उसमें होती है अनइक्वल शेयरिंग। अब ये अनइक्वल शेयरिंग क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वेरी रिलैक्स। ठीक है, एक बार हम इसको दोबारा देखेंगे, जब हम सारे बॉन्ड पढ़ लेंगे ना तो हम दोबारा से देखेंगे इसको, फिर आप कहोगे कि यार कि सर ये तो इजी फिजी था, हमने ऐसे ही याद कर लिया। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है आपका नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब इक्वल शेयरिंग। ठीक है, नॉन पोलर कहाँ होगा आपका, बीच में, मतलब आपके ये समझो कि ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है, तो नॉन पोलर आपका कहाँ पर मिलेगा, बीच में, इस जगह पे। ठीक है, जबकि पोल कहाँ पर मिलेगा आपका, पोल इस जगह पे। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हो कि आपका जो पोल पे जो अनइक्वल शेयरिंग हो रही है तो बॉन्ड इस जगह पर बनेगा, जबकि जो नॉन पेयर है, नॉन पोलर है, उसमें बॉन्ड बीच में बनेगा। ठीक है, देखेंगे आगे। तो ये थी आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। क्या एग्जाम्पल है आगे देखने वाले हैं। इसके बाद आपके आती है वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड में कौन कौन से आते हैं आपके, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल, लंदन डिस्पर्सन फोर्स। याद रखना है डाइपोल डाइपोल और लंदन डिस्पर्सन फोर्स ये आपके एक प्रकार से वैन डर वाल्स फोर्स ही है। कुछ टीचर इनको अलग अलग पढ़ाते हैं, कुछ समअप करके पढ़ाते हैं, लेकिन वैन डर वाल्स फोर्स के ही 5 टाइप होते हैं। आयनिक डाइपोल डाइपोल भी बोल देते हैं। ठीक है, वो अलग होता है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होना, ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं वे वैन डर वाल्स फोर्स के ही हैं। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है, वैन डर वाल्स इंट्रैक्शन के ही है। इनमें भी आपकी जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है, यानी कि बॉन्ड की मजबूती होती है, उसके अकॉर्डिंग को 5 जो आगे टाइप हैं उसमें बांटा गया है। लेकिन आपका बायोलॉजी में केवल 2 ही बॉन्ड चलते हैं और हम इन दोनों को ही पढ़ने वाले हैं, तो आप बेफिक्र रहिए। अब हम चलते हैं, पहला देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। कि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमने पढ़ी है, यानी कि किसी भी एटम को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह देते हैं किसी एटम की। यानी कि दोबारा समझो, किसी भी एटम, अगर कोई भी एटम किसी भी दूसरे एटम को कितनी तेज़ी से या फिर कितनी ईजिली अपनी ओर खींच सकता है, उस पावर को, उस टेंडेंसी को बोल देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड में हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगने वाली है, बात करेंगे हम इसके बारे में डिटेल में। इसके बाद हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, जैसे कि इसका नाम बता रहा है हाइड्रो मतलब आपका वाटर, फोबिक मतलब फियर, यानी कि डरना। ये जब लगेगा, इसके लिए 2 कंडीशन है। एक तो आपका वाटर का प्रेजेंट होना जरूरी है, दूसरा आपका नॉन पोलर एटम होने जरूरी है। ठीक है, क्या होते हैं वे हम आगे बात करेंगे। इसके बाद क्या होता है कि डाइपोल डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, आपने डाइपोल अब फिर डाइपोल क्या होता है, डाइपोल पोल मतलब एक किनारा। ठीक है ना, अब डाई का मतलब होता है 2। अब मान लो ये 2 पृथ्वी है। ठीक है, तो वैसे तो हम आगे समझने वाले हैं, बट यहीं पर समझ लेते हैं। ये 2 पृथ्वी है, अब इन दोनों के बीच जो बॉन्ड होगा तो वो बॉन्ड किस प्रकार से बनेगा, उसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल मूवमेंट या फिर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद लंदन डिस्पर्सन फोर्स आ जाता है। ठीक है, ये एक टेम्परेरी इम्बैलेंस इन इलेक्ट्रॉन, टेम्परेरी बॉन्ड होता है। अब इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, किस में क्या स्ट्रेंथ पाई जाती है, किसके क्या एग्जाम्पल हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम में इनकी क्या महत्व है, ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है, उन सब से CSIR पूछता है। तो 1 बाय 1 हम उनकी तरफ ही चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब आपसे पूछ लिया जाए कि आपकी ताकत क्या है, तो आप कहेंगे कि मैं इतने आदमी को मार सकता हूँ साहब, मैं इतने किलो वजन उठा सकता हूँ, मैं इतना खा सकता हूँ, मैं इतने आदमी को देख कर सकता हूँ। ठीक है, तो सेम काम है एटम का। एटम कह रहा है कि भाई मेरी पावर मेरी स्ट्रेंथ है। ठीक है ना,
मतलब कि मैं कितनी जल्दी बॉन्ड बना रहा हूँ और कितनी मजबूती का बॉन्ड बना रहा हूँ, वो मेरी स्ट्रेंथ है। एक एटम कह रहा है कि मैं कितनी तेज़ी से बॉन्ड, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा हूँ, वो मेरी स्ट्रेंथ है। ठीक है ना। तो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ के अनुसार किसी भी, जो हम जितने भी हमने बॉन्ड पढ़े हैं, तो उसमें सबसे हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी है, तो वो देख लेते हैं। तो याद रखना, एक तो होता है नेचर, नेचर मतलब प्रकृति, एक होता है बायोलॉजिकल सिस्टम जो कि हमारे अंदर पाया जाता है। अगर हम नेचर के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा जो हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो आयनिक बॉन्ड की होती है, फिर आपकी मेटलिक बॉन्ड की होती है, देन कोवेलेंट बॉन्ड, देन नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन कोवेलेंट हाइड्रोजन, वंडरवाल्स, हाइड्रोफोबिक, ये सब आपके नॉन कोवेलेंट बॉन्ड आते हैं। ठीक है। अगर हम बायोलॉजिकल सिस्टम में देखें तो जो आपका सबसे ज़्यादा, जो आपकी सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कोवेलेंट बॉन्ड की है। अच्छा, ऐसा क्यों कि बायोलॉजिकल सिस्टम और नेचर में अलग बता रहा हूँ? क्योंकि देखो, हमारा जो शरीर है मोस्टली क्या है, एक्वायस, यानी कि हमारे शरीर के अंदर 70% वाटर है। अब देखो, आयनिक बॉन्ड का एक एग्जाम्पल लेकर चलो, वो है नमक। अगर आप अपने शरीर में, हमारे शरीर में क्या, पानी ले लो, ठीक है, पानी में अगर आप नमक को घोलोगे तो वो एकदम से घुल जाएगी, यानी कि जो उसके NaCl है, सोडियम प्लस क्लोराइड है, वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है। तो सेम होने वाला है हमारे अंदर जाकर। अगर जबकि हम उसे नेचर में छोड़ दें, हवा में सूखने के लिए छोड़ दें, तो वो कठोर रहेगा। ठीक है। आपने देखी होगी सेंधा नमक। ठीक है। आप दूसरे एटम देख सकते हो, सल्फर देख सकते हो। ठीक है। तो उनमें सब में आयनिक बॉन्ड है, जबकि अगर यही हमारे अंदर आ जाए तो इन्हें घुलने में टाइम नहीं लगेगा, तो ये हमारे शरीर में आके वीक पड़ जाते हैं। तो इसलिए हमारे शरीर में जो सबसे हाईएस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ रखता है वो रखता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। इसके बाद आयनिक बॉन्ड आता है, फिर मेटेलिक बॉन्ड आता है, देन हाइड्रोफोबिक बॉन्ड आता है, देन हाइड्रोजन बॉन्ड, और सबसे कम जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो होती है आपकी वन डेर वाल इंटरेक्शन की। ठीक है। अब इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ में पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ तो सही यार कि कितने किलो कैलोरी है जो इनकी स्ट्रेंथ है, वो किलो कैलोरी या फिर कितने जूल कैलोरी है, कितने जूल है। ठीक है। तो ये सब पूछ लिया जाता है। तो पहला तो याद रखना कि 1 किलो कैलोरी में हमारे 4.18 जूल होते हैं। ठीक है, जूल कैलोरी है, तो आपको इस बात को नहीं भूलना है। 1 किलो कैलोरी बराबर 4.18 जूल। ठीक है, तो ये बात आप याद रख लेना। इसके बाद देखो, इसका निमोनिक्स जब आप बनाओगे तो इसका निमोनिक्स बनाने की कोशिश करते हैं यहीं पर, CIM चिम HHB। हाँ, एक मंत्र देख लो आप। पहला मंत्र आपको B स्टार एजुकेशन यूट्यूब की तरफ से मिला है, एक चॉन्स तो था ही, एक दूसरा मंत्र आपको मिला है कि चिम हा बी, चिम हा वी स्टार, या फिर चिम हा विक्रांत। ठीक है, तो आप ये बात याद रखते हो। C फॉर कोवेलेंट बॉन्ड, I फॉर आयनिक बॉन्ड, M फॉर मेटलिक बॉन्ड, यानी कि चिम हाइड्रोजन, हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोजन में कैसे याद करेंगे, तो जो आपका हाइड्रोफोबिक है यानी कि जल से डरने वाला, ठीक है, तो वो आपका सबसे पहले आ रहा है, फिर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा है। तो आप इस प्रकार से इन दोनों को यानी कि याद रख सकते हो। तो आपका ये इसका जो निमोनिक्स हो गया है, ये हो गया चिम हा वी, चिम हा बी। ठीक है, तो आप इसको अपने डायरी में नोट कर लेना। ठीक है। एक्चुअली मेरा पेन टैब काम नहीं कर रहा तो मैं लिख नहीं सकता हूँ, बट मैं ट्राई करता हूँ। तो कोशिश करिए कुछ लिखने की, कि किम हा हो गया, ये चिम हा नहीं, किम हा। ठीक है, किम हा, तो आप याद रख सकते हो। अब याद रखना जो इसमें कोवेलेंट, फिर मैं तेज हो गया, कोई नहीं, स्लो चलता हूँ। याद रखना कि जो आपका कोवेलेंट है उसमें आपकी 18 किलो कैलोरी होती है, जबकि आयनिक और मेटलिक में आपकी 40 किलो कैलोरी होती है। हाइड्रोफोबिक में आपकी 20 किलो कैलोरी होती है। हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है उसमें 10 किलो कैलोरी होती है। वन डेर वाल्स में 4 किलो कैलोरी होती है। तो अगर आप इसको देखोगे
तो आपको अगर आप 80 को 2 से डिवाइड करो 40, 40 को 2 से डिवाइड करो 20, 20 को 2 से डिवाइड करो 10, 10 को 2 से डिवाइड करो 5, तो ऑलमोस्ट 4 के करीब आ रहा है। ठीक है, तो वैसा अगर आपसे कोई भी एनर्जी पूछता है, ठीक है, कैलोरी किलो कैलोरी में पूछे तो आपको सेम बताना है, और किलो जूल में पूछे तो आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4.5 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 5, आप 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अगर कोवेलेंट की पूछें तो 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, 220 से 400 के बीच में आप जूल तक आप उसको बता सकते हो। ठीक है, तो आप इतना कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। आई होप गाइज आपकी समझ में ये अब आ गया होगा। ठीक है, यानी कि कोवेलेंट में हमारी कितनी 80 किलो कैलोरी, जबकि आयनिक बॉन्ड मेटलिक बॉन्ड में हमारी कितनी 40 किलो कैलोरी, हाइड्रोफोबिक में हमारी 40 से आधा आपकी 20 किलो कैलोरी, और हाइड्रोजन में आपकी 20 जो हाइड्रोजन है उसमें 10 किलो कैलोरी, और वंडरवाल इंटरेक्शन में आपकी 4 किलो कैलोरी जरूरत पड़ती है। अगर इसको ही कोई आपका जूल में पूछे तो उसको 4.18 से आप गुणा कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि बॉन्ड इन प्रोटीन। अब जो आपकी प्रोटीन होती है, हम आगे प्रोटीन में पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ने वाले हैं, बट वहाँ पर तो हम इनको पढ़ेंगे। बट याद रखना कि जो आपका प्रोटीन होती है इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों ही बॉन्ड पाए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आपका कोवेलेंट बॉन्ड आ जाता है और आयनिक बॉन्ड आ जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड में भी आपका पेप्टाइड बॉन्ड आ जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं प्रोटीन में। ठीक है, इसके बाद आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड आ जाता है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद वीक में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड दोनों आ जाते हैं, तो आप इस बात को याद रखना। इसके बाद बॉन्ड इन न्यूक्लिक एसिड, यानी कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें, तो इसमें भी आपके 2 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। जो आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उसमें आपके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आ जाता है, जिसको हम बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बात करेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमारा कहाँ पर बनता है, जब हम न्यूक्लिक एसिड डीएनए पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका ईस्टर बॉन्ड आ जाता है, जिसको हम फास्फो ईस्टर बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। फास्फो डाइस्टर बॉन्ड भी रहता है आपका, और फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड भी रहता है। तो ये चारों बॉन्ड आपके इंपॉर्टेंट होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी है। जबकि एक वीक बॉन्ड भी पाया जाता है आपका, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये बॉन्ड आपके पाए जा रहे थे न्यूक्लिक एसिड में। आप इनको एक बार अभी अगर इनको आप अभी याद करने की कोशिश करोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसको हाथों हाथ पढ़ते हुए चलो। इसके बाद बॉन्ड इन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि पॉलीसैकेराइड्स, उसमें कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं। जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है आपका, उसमें आता है आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तथा ईस्टर बॉन्ड। याद रखना, ईस्टर बॉन्ड। जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है उसमें 2 प्रकार के बॉन्ड आते हैं, ओ लिंक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन लिंक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, जो सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनमें होता है। इनमें कौन कौन सा बॉन्ड होता है, तो हम जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि ओ लिंक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ पर पाया जा रहा है, एन लिंक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ पर पाया जा रहा है। ठीक है ना, अभी आपको इन बॉन्ड के नाम याद रखने हैं। आपको अभी ये काम, यानी कि इतना कहते हैं ना होमवर्क, तो आपके लिए अभी ये इतना होमवर्क है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं कि बॉन्ड इन लिपिड, कि लिपिड में कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं। तो अब इसमें भी 2 प्रकार के बॉन्ड होते हैं। याद रखना, जो लिपिड होता है आपका उसमें एस्टर बॉन्ड और फास्फो एस्टर बॉन्ड मिलता है। ठीक है, एस्टर बॉन्ड कहाँ पर लगता है, फास्फो एस्टर बॉन्ड कहाँ पर लगता है, हम जब लिपिड पढ़ेंगे तब बात करेंगे। बट आपको अभी ये याद रखना है कि लिपिड में 2 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, एस्टर बॉन्ड एंड फास्फो एस्टर बॉन्ड। अब चलते हैं आगे, और अब आगे चलने का मतलब है कि अब आता है मेन हमारा पहला आयनिक बॉन्ड। अभी तक हमने बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको नींद तो नहीं आ रही, सबसे पहली बात। अगर आप रात में देखना है, देखो सुस्ती नहीं चढ़ानी, ठीक है ना, और ये भी नहीं कि रटना है। आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, बट आपको ऐसा लगना चाहिए कि, क्योंकि देखो अब जो है ना कि आपके सामने एक मूवी टाइप की चले करेगी, देखनी है उसको। अगर एक बार मैं मतलब अगर आप रिवीजन कर सकते हो तो अच्छी बात है। रिवीजन के बाद रिकॉल ज़रूरी होता है।
रिवीजन क्या होता है, रिकॉल क्या होता है, उसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैं अपनी जो मेरी स्ट्रैटेजी क्लास रहेगी वो मिस बिल्कुल मत करना, और जो 15 जनवरी को 2 PM पे ऑनलाइन क्लास है इसमें ज़रूर सम्मिलित हो जाना। ठीक है, ये आपको ज़रूर देखनी है, क्योंकि बहुत कुछ आपको नई बातें उसने को और सीखने को मिलेगी। आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। आपके मन में अगर कोई सा भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है आपके CSIR से रिलेटेड, ICR से रिलेटेड, ICMR से रिलेटेड, DVT से रिलेटेड, किसी भी स्टैंडर्ड बुक से रिलेटेड, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आयनिक बॉन्ड से। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? हमने पहले देखा कि जो हमारा आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड में हमारा ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यानी कि ये जो आप एटम देख रहे हो, इस एटम के जो बाहर की सेल है, अगर इस सेल में डॉट डॉट टाइप के आपको इलेक्ट्रॉन चमक रहे हो, अगर इन इलेक्ट्रॉन को हम डोनेट कर दें या फिर किसी एटम पे हम किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन गेन कर लें, बट वो कंप्लीट होने वाला है। अगर हम दे रहे हैं तो फिर उससे कभी लेना नहीं, और अगर हमने ले लिया तो फिर उससे कभी देना नहीं, यानी कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है। ठीक है, तो उस बॉन्ड को हमारा बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। आगे समझ में? बहुत अच्छी बात है। जो देता है उसको वो है करोड़पति यानी कैटायन, जो लेता है वो है एक्सेप्टर यानी कि एनायन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि आयनिक बॉन्ड आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से भी पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद टाइप ऑफ लिंकेज फॉर्म्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटिवली चार्ज आयन इन ए केमिकल कंपाउंड। कहने का मतलब क्या है कि जो ये बॉन्ड है ये कहाँ पर लगता है कि इसके लिए किन्हीं भी दो एटम के बीच में अपोजिट चार्ज का होना बहुत ज़रूरी है। अगर अपोजिट चार्ज नहीं होंगे तो ये इंट्रैक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, एक प्रकार की आपकी लिंकेज होती है। लिंक आपने सुना होगा कि मोबाइल को लिंक कर दो, व्हाट्सएप लिंक कर दो, तो ये वही वाली लिंक है। ठीक है, लिंकेज फॉर्म करनी है हमको। टाइप ऑफ लिंकेज फॉर्म फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अपोजिट चार्ज होना चाहिए तभी आपका आयनिक बॉन्ड लगता है। तो पहली लाइन आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी लाइन पर चलते हैं। सच ए बॉन्ड फॉर्म्स व्हेन द वैलेंस। अब वैलेंस मतलब जो बाहर का आउटर मोस्ट सेल में आपके इलेक्ट्रॉन है उसको बोला गया। ठीक है, तो सच ए बॉन्ड फॉर्म व्हेन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम आर ट्रांसफर परमानेंटली टू अनदर एटम। अब याद रखो यहाँ पर परमानेंटली, यानी कि अगर एक बार हमारा इलेक्ट्रॉन एटम के ऊपर से चला गया, लौट के नहीं आने वाला, चला गया, टाटा बाय बाय ख़त्म किसी भी एटम के लिए। ठीक है, और जिसने वो ग्रहण कर लिया, जिसने वो गेन कर लिया, वो उसे देने वाला नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ऐसा मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। रिवर्स हो जाता है, याद रखना। कोई भी एग्जाम, कोई भी टीचर आपको नहीं बताएगा आयनिक बॉन्ड रिवर्स होते हैं। ठीक है ना, बट कंडीशन होती है। ऐसे ही नहीं मतलब रिवर्स होने वाले वे चार्ज, उनको रिवर्स होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, इसलिए कहते हैं कि ये परमानेंटली होते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरी लाइन पे चलते हैं आपके। द एटम्स दैट लूज द इलेक्ट्रॉन बिकम ए पॉजिटिवली चार्ज आयन, जिसको हम कैटायन बोलते हैं, वाइल द वन दैट गेन दैम बिकम ए निगेटिव चार्ज आयन। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो एटम इलेक्ट्रॉन को देगा, जो एटम इलेक्ट्रॉन को
देगा वो पॉजिटिव चार्ज का हो जाएगा, और जो एटम इलेक्ट्रॉन को लेगा, ये जो आप डॉट डॉट में देख रहे हो ना, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो जो इलेक्ट्रॉन को लेगा वो आपका निगेटिव चार्ज का हो जाएगा। अब समझो इसको एग्जाम्पल की सहायता से। ये है आपका सोडियम, ये है आपका क्लोराइड। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका 11। क्लोराइड का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका 17 यानी 17। तो जब हम सोडियम का ऑक्टेट देखेंगे तो इसकी जो बाहर की सेल होगी उसमें एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ठीक है। अगर इसे अपने ऑक्टेट को पूरा करना है तो इसे 7 की ओर यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन की ओर ज़रूरत है। जबकि इससे दूसरा जो है क्लोराइड, उसमें बाहर की ओर आप देख रहे होंगे तो 2, तो 4 2 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब ये दोनों आपस में मिले। इन दोनों ने, सोडियम ने कहा यार अगर मुझे 7 इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो यार बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्लोरीन ने कहा हाँ क्या तो सही रहा भाई तू। अब क्लोरीन ने क्या काम किया, क्लोरीन ने कहा कि यार तू एक काम कर यार, तू एक जो तेरे पास इलेक्ट्रॉन है वो मुझे दे दे, तेरा भी ऑक्टेट पूरा मेरा भी ऑक्टेट पूरा, ठीक है ना। तो मांगने वाले तो थोड़ा ऐसा करते ही हैं कि यार तू मुझे दे दे, तेरा फ़ायदा हो जाएगा। तो अब सोडियम ने सोचा यार बात तो सही कह रहा भाई तू, भले ही अपनी सोच रहा हो लेकिन बात सही कह रहा है तू। तो सोडियम ने क्या काम किया, एक इलेक्ट्रॉन इसको परमानेंटली शेयर कर दिया। जब सोडियम ने इसको परमानेंटली शेयर कर दिया तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो अब इस प्रकार से हमारा देखो सोडियम के ऊपर तो आ गया पॉजिटिव चार्ज, और जो क्लोरीन था क्योंकि उसने क्या काम किया था, एक इलेक्ट्रॉन लिया था, इसके कारण उस पर आ गया निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारी आयनिक बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई। तो मैं अब समझता हूँ कि आपको आयनिक बॉन्डिंग में कोई तकलीफ नहीं आने वाली। अगर आपको नहीं समझ में आया तो अब आप दोबारा देख सकते हो, क्योंकि इतनी आराम से और इतनी डिटेल में फुर्सत से आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। जिसकी समझ में नहीं आया यहाँ पर तो आएगा डेफिनेटली। सोडियम क्लोराइड, सोडियम के ऊपर एक आपका इलेक्ट्रॉन बचा हुआ होता है जो उसके ऑक्टेट में रहता है। क्लोरीन के ऊपर 7 होते हैं, ठीक है ना। दोनों को अपनी लोएस्ट एनर्जी में जाना है। अब लोएस्ट एनर्जी में जाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो सोडियम एक जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो क्लोराइड को डोनेट कर देगा, और डोनेट करने के बाद हो जाता है सोडियम पॉजिटिव। क्लोराइड जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, और ग्रहण करने के बाद हो जाता है एक जो उसके पास निगेटिव चार्ज है वो आ जाता है। अब क्या होता है देखो, इसका थोड़ा समझो। जो आपका सोडियम होता है ना, मैंने आपको बताया था कि उसमें आपके जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन के ऊपर को ही मतलब प्रोटॉन से ही आपका एटॉमिक नंबर बनता है। तो सोडियम में कितने प्रोटॉन, आपके 11 प्रोटॉन, और उसमें न्यूट्रॉन कितने, कुछ नहीं, गलत बात, उसमें न्यूट्रॉन आपके 11 हैं, ठीक है ना। न्यूट्रॉन भी 11, प्रोटॉन भी 11, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या भी आपकी 11, ठीक है। बट काम क्या किया उसने, एक अपना जो इलेक्ट्रॉन था वो डोनेट कर दिया भैया, ठीक है, डोनेट कर दिया। तो अब उसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10, ठीक है ना, और प्रोटॉन 11, यानी कि एक ज़्यादा हो रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज उसमें ज़्यादा हो गया, इसलिए सोडियम पे लगा दिया एक पॉजिटिव चार्ज। आगे बात समझ में कि हमने चार्ज क्यों लगाया। इसी प्रकार से क्लोराइड का होता है 17, और जब आप बात करोगे कि उसमें 17 ही तो आपके न्यूट्रॉन होने वाले हैं, 17 इलेक्ट्रॉन, 17 आपके प्रोटॉन, बट वो क्या कर रहा है, एक निगेटिव चार्ज यानी कि निगेटिव इलेक्ट्रॉन सोडियम से एक्सेप्ट कर रहा है। तो अब उसमें 18 तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 17 आपके प्रोटॉन, 17 आपके न्यूट्रॉन, तो उसमें एक फालतू इलेक्ट्रॉन हो जाएगा,
और इलेक्ट्रॉन को हम निगेटिव चार्ज से शो करते हैं। ठीक है ना। अगर पहली बार ये बात पता लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर तो ज़रूर करना ही है आपको। ठीक है ना। ठीक है, तो अब ये हमारा पॉजिटिव और निगेटिव बन गया। ठीक है ना। तो आयनिक बॉन्ड हमने बहुत कुछ पढ़ लिया आयनिक बॉन्ड के बारे में। बायोलॉजिकल सिस्टम में इसकी इतनी ज़्यादा कोई खास अहमियत है नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं, एक कॉन्सेप्ट दूसरा आता है डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट क्या होता है कि इसको समझो हिंदी भाषा में कि डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट हमें बताता है कि किसी माध्यम में, कोई भी माध्यम हो, एयर हो सकती है, वैक्यूम हो सकती है, वाटर हो सकता है, बेंजीन, अल्कोहल, XYZ, कुछ भी माध्यम हो सकता है, उसमें कोई भी दो चार्ज, डिफरेंट चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, कितनी देर तक रुक सकते हैं, स्टेबल कितनी देर तक हो सकते हैं। ठीक है ना। तो अब उस चीज़ को बताने के लिए डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट आया। क्या था, दो प्लेट लगी हुई हैं आपकी, ठीक है ना, प्लेट है, प्लेट भी है। अब इसमें से ये इसे या तो हम इसमें वैक्यूम रख सकते हैं, वाटर रख सकते हैं, वाटर रख सकते हैं, ठीक है ना, या फिर एयर रख सकते हैं, और इसमें हम चार्ज भी अप्लाई कर देंगे। तो हम देखेंगे कि यार अब इसमें जो हमारे चार्ज हैं वे कितनी देर तक रुक रहे हैं। ठीक है ना। तो इस चीज़ को बताएगा कौन, डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। ए क्वांटिटी मेजरिंग द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और चार्ज इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है ना। ये कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड था, इसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी देर के लिए स्टोर हुई, ये बताने के लिए, इसकी मेजरिंग करने के लिए डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट का यूज हम करते हैं। ठीक है ना। तो आई होप डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट आपकी समझ में आ गया होगा। अब याद रखना, एयर के लिए डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट की वैल्यू अलग, वैक्यूम के लिए अलग, बेंजीन के लिए अलग, वाटर के लिए अलग। एयर और वैक्यूम के लिए 1 होती है, बेंजीन के लिए 2 होती है, वाटर के लिए 80 होती है। ठीक है ना, 80। ठीक है, देख लेते हैं एक बार और। ये डिफरेंट आपकी डाइलेक्ट्रिकल वैल्यू दे रखी है। एयर और वैक्यूम की नियरली 1 मान के चलते हैं। ठीक है ना। इसके साथ साथ वाटर की 80 मान के चलते हैं। अब क्या होता है, अब समझो, अब आता है मेन बात जो आपकी एग्जाम में पूछी जाती है कि फोर्स एंड एनर्जी ऑफ आयनिक बॉन्ड, कि जो आपका आयनिक बॉन्ड होती है उसमें कितनी फोर्स होती है और कितनी एनर्जी होती है। तो फोर्स को निकालने के लिए हम यूज करते हैं कूलम्ब्स लॉ का। ठीक है ना। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²D। D आपका डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है, Q1 Q2 आपके जो दो एटम हैं वे हैं, ठीक है ना, उन पर चार्ज कितना है, निगेटिव या पॉजिटिव, उस चार्ज को शो करते हैं। जबकि जो R है वो आपकी डिस्टेंस है। K कांस्टेंट है, K का मान आपका 9 × 10⁹ है। ठीक है ना। तो अब कोई भी मीडियम है, वो मीडियम एयर में रखा है, वैक्यूम में रखा है, वाटर में रखा है, ठीक है ना, तो उसके लिए D वैल्यू लगाई गई है। ठीक है ना। अगर एयर है तो उसके लिए वैल्यू 1 रखेंगे, वैक्यूम है उसके लिए वैल्यू 1 रखेंगे, और वाटर है तो उसके लिए वैक्यूम 80 रखेंगे। ठीक है ना। अब इसको एक एग्जाम्पल समझो कि आपका नमक है NaCl। अब उसको अगर हम एयर में रख रहे हैं तो वो बहुत कठोर है। ठीक है ना, यानी कि उसकी डाइलेक्ट्रिकल की वैल्यू कम है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हमें NaCl का निकालना है, याद रखना कि देखो डाइलेक्ट्रिकल की वैल्यू जितनी कम, आयनिक बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना, और उसकी उतनी ज़्यादा एनर्जी, ये बात याद रखना। और D की वैल्यू जितनी ज़्यादा, आयनिक बॉन्ड उतना वीक और उतनी उसकी एनर्जी कम। ठीक है ना। इसलिए कूलम्ब्स का लॉ हमारा यूज करा गया था, केवल यही बताने के लिए कि फोर्स और एनर्जी आयनिक बॉन्ड की कितनी होती है। तो आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो आपकी D की वैल्यू होती है वो अगर किसी भी आयन को हम वाटर में घोलें या फिर वाटर में घोलें या फिर एयर में रख दें
तो आयनिक स्ट्रेंथ कहाँ पर ज़्यादा होगी आपकी, वो होने वाली है किसी भी एयर में, ना कि किसी भी आपके वाटर में, ठीक है ना। अब इसके बाद एनर्जी, एनर्जी आपको पता होगा, एनर्जी बराबर वर्क, और वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है ना, F इंटू आर। हमारा जो W है, ठीक है, तो यहाँ पर मान रखेंगे F का, जो कि हमारा ऊपर निकल कर आ रहा था। अब यहाँ पर देखो ये जो D है, इस D को हम R बोल सकते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस है, और R भी हमें डिस्टेंस ही बताती है। तो हमने मान रखा, और ऊपर हमारा R था, नीचे हमारा R स्क्वायर था, तो एक R से R कट गया, और नीचे बचा हमारा सिंगल R। तो हमारा हो जाता है E बराबर K Q1 Q2 बटे R और D। Q1 Q2 हमारा एटम पे चार्ज है, K कांस्टेंट है, R डिस्टेंस है, और D हमारी डाइलेक्ट्रिकल की वैल्यू है, ठीक है। तो आपको अब समझ में होगा डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट हमने क्यों पढ़ा, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन आ रखा है कि उसमें ऐसे ही पूछा गया था कि आपका डाइलेक्ट्रिकल वैल्यू से रिलेटेड पूछा गया था कि डाइलेक्ट्रिकल की वैल्यू इतनी है, तो उसमें आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब दो कंपेयर करी गई थी। तो अब आप डाइलेक्ट्रिकल को, यानी कि अगर आपके सामने वाटर का या फिर वैक्यूम का जिक्र आ गया, तो आप बता सकते हो कि आयनिक बॉन्ड कहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अपने कोवेलेंट बॉन्ड में। और कोवेलेंट बॉन्ड में मैंने आपको बताया था कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। ये दो W हैं और ये आपस में शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ द म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल मतलब सिम्बायोसिस, याद अगर आपने कभी पढ़ा हो। म्यूचुअल क्या होता है कि जिसमें दोनों को फ़ायदा हो, ठीक है ना, ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों को फ़ायदा हो बट किसी को नुकसान ना हो, उसको बोल देते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। तो इसको समझने के लिए समझ तो हम पहले लिए कि हमारी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, ठीक है ना। शेयरिंग के लिए हम कोवेलेंट बॉन्ड का टर्म को यूज करते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं भाई। एक तो यह है कि भाई क्या हमारी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है ना, यानी कि हमारी जो है अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, यानी कि जो शेयरिंग हो रही थी वो अनइक्वल हो रही है। और दूसरी हमारी नॉन पोलर कोवेलेंट है जिसमें हमारी इक्वल शेयरिंग होती है। तो हमें यही समझना है, ठीक है ना। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं पोलर कोवेलेंट में। तो पोलर कोवेलेंट पर जब हम इसको देखेंगे तो इसमें देखो कि आपके एक छोटू था, एक बबलू था, एक डब्लू था, ठीक है ना। अब तो आई थिंक बबलू डब्लू पकड़ने पड़ेंगे। एक आपका ए था, एक आपका बी था, ठीक है। अब इन दोनों को शेयर करने के लिए क्या था कि इन्होंने, वैसे ये डायग्राम सही नहीं बना रखा। तो शेयरिंग में एक बात याद रखना, जो शेयरिंग होती है वो एक तरफ ज़्यादा झुकी हुई होती है, यानी कि अगर ए है, इनमें बी है और इनमें शेयरिंग होनी है, तो शेयरिंग के लिए एक तरफ से वो ज़्यादा झुक जाएगा। यानी कि मैं इसमें आप बना देता हूँ। तो देखो पहला समझो आप नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को। नॉन पोलर कोवेलेंट में क्या है कि आपकी इक्वल शेयरिंग हो रही है, ठीक है ना। इक्वल शेयरिंग बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इक्वल शेयरिंग मतलब आपके जो शेयरिंग है वो इन बिटवीन हो रही है, यानी कि बीच में हो रही है, ठीक है ना। यानी कि आपके किसी भी किनारे पे ना इधर झुकी हुई ना इधर झुकी हुई, शेयरिंग जो है वो बराबर हो रही है, ठीक है ना। तो ये कहलाती है आपकी नॉन पोलर कोवेलेंट शेयरिंग। नॉन पोलर इसलिए कहलाती है क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो होती है वो किसी भी दो सेम एटम में होती है, जैसे N2 O2 C2, ठीक है ना, इस प्रकार से। बट कोई भी, जैसे कि हमने पढ़ा है कि नॉन पोलर कोई भी दो एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो उनमें भी आपका नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अब देखो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि इनमें जो शेयरिंग होती है वो अनइक्वल होती है, यानी कि ये दो एटम है आपकी और एक तरफ आपकी शेयरिंग ज़्यादा हो रही है, ठीक है, एक साइड में आपकी शेयरिंग ज़्यादा हो रही है, इसलिए उसको बोला अनइक्वल शेयरिंग, ठीक है ना। तो आप इन दोनों को याद रख सकते हो कि जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें दो प्रकार की शेयरिंग होती है। एक आपकी होती है इक्वल शेयरिंग, इक्वल को बोल देते हैं नॉन पोलर,
ठीक है। आप इसको याद करने के लिए इस प्रकार से याद रख सकते हो कि जो आपकी अनइक्वल है वे इन बिटवीन होनी है, जबकि जो आपकी वो पोलर है वो पोल पे होनी है, यानी कि किनारे पे होनी है। ठीक है, तो आप इस बात को याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं और कुछ और देख लेते हैं। अब इसमें एक टर्म आती है कि सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड, और उन बॉन्ड में बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी जाते हैं। ठीक है ना, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ आपसे किसी की भी पूछी जाए एक्सेप्ट वैन डर वाल्स, आपको एक बात याद रखना है कि जो एटम है उनकी जो लेंथ है वो जितनी नज़दीक होगी उनमें बॉन्ड स्ट्रॉन्गिंग उतनी ज़्यादा होगी। मतलब अगर दो चीज़ आपकी पास पास रखी हुई हैं, दो चीज़ आपकी पास पास रखी हुई हैं, तो उनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने वाली है, यानी कि उनमें बॉन्डिंग अच्छी होगी। बट वहीं पर अगर दो चीज़ आपकी दूर दूर रखी हुई हैं तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो बॉन्डिंग है वो इतनी अच्छी नहीं होने वाली, एक्सेप्ट वैन डर वाल्स फोर्स। ठीक है ना, बाकी सब में यही कंसेप्ट चलने वाला है। क्यों मैं वैन डर वाल्स फोर्स को मना कर रहा हूँ तो वो हम अभी देखने वाले हैं। अब याद रखना कि जो आपका सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड में एनर्जी थोड़ी कम, डबल बॉन्ड में उससे ज़्यादा, ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो भाई यहाँ पर एक हाथ है, इसको मतलब समझने के लिए समझ सकते हैं ऐसा कि यहाँ पर एक हाथ है, यहाँ पर दो हाथ हैं, यहाँ पर तीन हाथ हैं। ठीक है ना, एक हाथ से पकड़ा जा रहा, दो हाथ से पकड़ा जा रहा, तीन हाथ से पकड़ा जा रहा, तो किस में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी? जहाँ पर तीन हाथ से पकड़ा जा रहा है। ठीक है ना भाई, अगर इसको ऐसा समझ सकते हो, वैसे तो कि ये एग्जाम्पल कुछ और ही है, ठीक है ना, तो उसको रहने ही दो। ठीक है, तो आप इसको हैंड से समझ लो कि भाई तीन हाथ से पकड़ना वो स्ट्रॉन्ग करके पकड़ना होता है, दो हाथ से हम कम स्ट्रॉन्ग, फिर एक हाथ से और कम स्ट्रॉन्ग। देख लेते हैं, जहाँ पर एक बॉन्ड लगा हुआ होता है उसका मतलब होता है वन पेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है। तो इसमें जो मेन बात है वो बात याद रखना कि जो आपका हाइड्रोजन है इसमें वन पेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, बट इसमें आपका पाई बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है ना, पाई बॉन्ड होता है, एंड बॉन्ड जो होता है ये लॉन्ग बॉन्ड लेंथ होती है इसमें। और अगर कोवेलेंट में बात करें तो अगर हमारा सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है तो उसको हम वीकेस्ट एनर्जी के रूप में देखते हैं। ठीक है ना, यानी कि वीकेस्ट एनर्जी होती है। इसके बाद लोएस्ट रिएक्टिविटी, ये हमारा काम का नहीं है क्योंकि केमिकल में आता है और हमें मतलब है नहीं इससे। इसके बाद ऑक्सीजन के बीच हमारा डबल बॉन्ड पाया जाता है, हमें पता है। एक आपका होगा पाई बॉन्ड, ठीक है, दूसरा होगा आपका सिग्मा बॉन्ड। देखो सबसे पहला बनता है हमारा पाई बॉन्ड, फिर बनता है हमारा सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड तो होता ही होता है। ठीक है, अगर हम अलग से पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड को में अंतर करने लगे तो जो हमारा पाई बॉन्ड होता है वो हमारा हाई एनर्जी का होता है। ठीक है, तो आप इस बात को डायरी में अपनी नोट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखते हैं कि शेयर टू पेयर्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मीडियम बॉन्ड लेंथ होती है इसकी, इंटरमीडिएट बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, यानी कि इस सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो हाई होती है, क्योंकि इसमें केवल पाई बॉन्ड काम कर रहा था, जबकि इसमें पाई प्लस सिग्मा बॉन्ड काम कर रहा है। इसके बाद जो आपका एन ट्रिपल बॉन्ड एन पाया जाता है, ठीक है ना, उसकी एनर्जी इन दोनों से हाई होती है, क्योंकि इसमें दो सिग्मा बॉन्ड है, एक आपका पाई बॉन्ड है। ठीक है ना, शेयर थ्री पेयर बैलेंस इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट बॉन्ड लेंथ, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है क्योंकि इसमें तीन बॉन्ड है, और हाईएस्ट रिएक्टिविटी होती है। ठीक है ना, यानी कि बॉन्ड जितने ज़्यादा वो बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। आपको इस बात को याद रखना है। इसके बाद बॉन्ड स्ट्रेंथ हमने देख ली है कि अगर बॉन्ड लेंथ जितनी कम वो बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा है हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी कम होने वाली है अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो। ठीक है ना, यहाँ पर देखो बॉन्ड लेंथ इसकी 1.5 एंगस्ट्रॉन्ग है, तो इसकी एनर्जी जो है वो 365 किलो जूल पर मोल है। ठीक है ना, जबकि हमारे सबसे लास्ट का इसकी बॉन्ड लेंथ 1.2 है, ठीक है, एंगस्ट्रॉन्ग, तो इसकी एनर्जी आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। ठीक है ना, तो आप इस बात को याद रख सकते हो। इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा।
अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे कोवलेंट बॉन्ड हैं, ठीक है ना। तो एग्जामिनर कभी आपसे ऐसा नहीं पूछता कि कार्बन हाइड्रोजन का आप वो बताना आपको कि एक्चुअल उसकी एनर्जी बॉन्ड कितना है। आपसे वो आपको इसमें से 3-4 दे देगा और देने के बाद आपसे कंपेयर करवा लेगा कि इसको या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या फिर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, ठीक है ना। तो अब आप इस चार्ट को तो याद करने से रहे, तो इसके लिए याद रखना, पहली बात तो आप एक काम कर लो, 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर जितने भी हैं वे सारे याद कर लो। जैसे कि H, He, Li, V, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इस प्रकार से जितने 20 तक आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। उससे आपको ही बेनिफिट है, तो ये काम आप कर लीजिए। मैं आपको वो भी बताता चलूँगा जो आपके काम में आने वाला है। इससे ऊपर के याद मत करना क्योंकि आपको ज़रूरत है नहीं है, ठीक है। अगर आपकी याद है तो फिर भी बहुत अच्छी बात है। तो अब अगर हमें इसमें देखना है कि यार सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी किसकी है, तो पहली बात याद रखना कि स्मॉल एटॉमिक साइज स्ट्रोंगर कोवेलेंट बॉन्ड, और अगर एटॉमिक साइज जिसका जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। जैसे कि यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन का स्मॉल है तो 414 पहुँच गया आपका इसका, ठीक है, 414। जबकि कार्बन सल्फर है इसका 259 है, ठीक है। सल्फर का जो एटॉमिक साइज है वो बहुत हाई है, कार्बन का तो 6 है, कार्बन यहाँ पर फिक्स है, ठीक है ना, क्योंकि कार्बन का 6 है। अब सल्फर का बहुत हाई एटॉमिक नंबर है तो इसका लोएस्ट कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ दे रखी है आपकी किलो जूल पर मोल में, ठीक है ना। तो आपको इस बात को याद रखना है। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि बॉन्ड लेंथ लो स्ट्रोंगर बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ इनके बीच में जितनी कम होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने वाला है। ये इसका मैंने एक चार्ट बनाया, यहाँ पर देखो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो आपकी वीकेस्ट एनर्जी है, बॉन्ड लेंथ कम है तो आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी है। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि कोवेलेंट बॉन्ड इंक्रीज विथ नंबर ऑफ बॉन्ड, यानी कि जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो आपका जो उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड है उनके अकॉर्डिंग इंक्रीज होता है। यानी कि सिंगल बॉन्ड में आपकी कम एनर्जी, डबल बॉन्ड में आपकी उससे ज़्यादा एनर्जी, ट्रिपल बॉन्ड में आपकी सबसे ज़्यादा एनर्जी। तो आपको बस केवल इतनी बात ही याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड हो गया हमारा, आयनिक बॉन्ड हो गया, समय भी बहुत हो गया बट मैं फिनिश करके इसको जाऊंगा। इसके बाद नंबर 3 आता है मेटेलिक बॉन्डिंग। याद रखना मैं कोई जल्दबाजी में नहीं पढ़ाने वाला, चाहे मुझे अभी कितना ही टाइम लग जाए, ठीक है ना। आराम आराम से पढ़ाने वाला हूँ और इत्मीनान से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। मेटेलिक बॉन्डिंग, मेटल इलेक्ट्रॉन्स, मेटेलिक बॉन्डिंग को हम सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का समुंदर। इस ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है कि आपका अगर कोई भी एक मतलब एक एटम है, ठीक है, उसके चारों तरफ जो है आपके निगेटिव चार्ज आ जाएंगे, यानी कि एक एटम इससे भी बॉन्डिंग करेगा, इससे भी बॉन्डिंग करेगा, इससे भी बॉन्डिंग करेगा। मतलब ये आपका कोई एटम है, ठीक है, ये वाला जहाँ पर मैं सर्कल घुमा रहा हूँ, ये इससे भी बॉन्डिंग करेगा, इससे भी बॉन्डिंग करेगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, यानी कि चारों ओर से अपने गुच्छा बना लेगा भाई, उसका भी हाथ पकड़ो, उसका भी हाथ पकड़ो, यहाँ भी पकड़ो, वहाँ भी पकड़ो, यानी कि समुंदर सा बना लेगा बॉन्डिंग का, ठीक है ना। तो इसलिए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से इसको जाना जाता है। इंट्रैक्शन ऑफ मेटल न्यूक्लाई विद द इलेक्ट्रॉन दैट सराउंडेड देम, ठीक है ना। जो इसकी न्यूक्लाई होती है, जो जितने भी इसके सराउंडेड एटम्स होते हैं उन सब से ये रिएक्शन कर लेता है, ठीक है ना। अब प्रॉपर्टीज क्या आती है कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, जैसे कि आयरन हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, ये सब इनमें सब में मेटेलिक बॉन्डिंग पाई जाती है और ये हमारे शरीर में भी होती है, ठीक है ना। जैसे कि आयरन आपके हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, जिंक कहाँ पर पाया जाता है आपके लिए क्वेश्चन है, कॉपर कहाँ पर पाया जाता है, मैग्नीशियम कहाँ पर पाया जाता है। जब हम मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर मेटेलिक बॉन्ड देखेंगे। आपके न्यूरॉन्स, आपके ब्लड सेल्स, ठीक है ना, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, वहाँ पर काफ़ी सारी जगहों पर बायोलॉजी सिस्टम में आपका मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। और ये
एंजाइम के लिए एज ए कोफैक्टर भी काम करते हैं, इस बात को आपको याद रखना है। तो मेटलिक बॉन्ड हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, सही बात है बिल्कुल। कॉपर हो या आयरन हो या इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसके बाद स्ट्रॉन्ग होते हैं, लोहा स्ट्रॉन्ग है, और मेलेबल, ठीक है ना, एंड डक्टाइल, दोनों प्रॉपर्टी होती है। मेटेलिक एंड ओपेक, रिफ्लेक्ट लाइट। तो ये प्रॉपर्टी बहुत कम जो मेटेलिक होते हैं उनमें पाई जाती है, सब में नहीं पाई जाती, ठीक है ना। अगर आपको पता है कि कौन से रिफ्लेक्ट कर देते हैं लाइट को, कौन से ऐसे एलिमेंट हैं, तो आप कमेंट में बताइए। नहीं पता तो सर्च करिए गूगल पे और तब बताइए, ठीक है। मैं कमेंट पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि कौन कौन क्या क्या कमेंट कर रहा है। तो ये था आपका मेटलिक बॉन्ड के बारे में। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं हमारे मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन, ठीक है ना, यानी कि वीक बॉन्ड। और मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन मतलब मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन आर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव टाइप ऑफ फोर्स। तो मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन एक प्रकार की फोर्स है जो कि अट्रैक्टिव भी हो सकती है, यानी कि बॉन्ड भी बना सकती है, और रिपल्सिव भी हो सकती है, यानी कि दूर भी जा सकती है, ठीक है ना। डिपेंड करता है कौन सा बॉन्ड है और कौन सा नेचर है। इसके बाद इंट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन में हमारा मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल इंट्रैक्शन होने वाला है, वो हम सबको पता है। इसके बाद आपका इंट्रैक्शन नॉन बॉन्डेड एटम। जो इंट्रैक्शन होता है वो नॉन बॉन्ड एटम में होता है, यानी कि जिन बॉन्ड ने कोई भी किसी दूसरे से बॉन्ड का फॉर्मेशन ना कर रखा हो, उस बॉन्ड से मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ज्वाइंट होता है, ठीक है ना। और ये नेचर में वीक बॉन्ड होते हैं, और हमारे शरीर में भी वीक बॉन्ड होते हैं, मतलब इनका जो नेचर होती है वो वीक बॉन्ड की होती है, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। तो सबसे पहले अपना मॉलिक्यूलर बॉन्ड पढ़ते हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या फिर गाइज इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और इससे अगली क्लास में हम देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, ये सब क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा और आप भी थक गए होंगे। तो यहीं